Okay, so good evening all of you. This is the first class of Introduction to Digital Assets. So it's a part of alternate investments, a new portion which has been introduced to alternate investments. When we talk about education abroad, as in the CFA program, the FRM program, the entire education system, it is more application based, which means you must have heard about the Black-Scholes model. ऑप्शन प्राइसिंग का मॉडल है Black-Scholes मॉडल, जो कि लेवल 2 में है. When we say लेवल 2 में Black-Scholes मॉडल है, that does not mean that Black-Scholes मॉडल का डेरिवेशन है. तो Black-Scholes मॉडल इज डिराइव्ड थ्रू स्टोकेस्टिक कैलकुलस, उसका डेरिवेशन नहीं है. बिकॉज दे नो दैट जो लोग CFA कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट बन रहे हैं, उनका वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा. हाउएवर अगर उनको सेंट्रल थीम बता दे Black-Scholes मॉडल का, अगर उनको लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस बता दे, दे विल बी एबल टू यूज द Black-Scholes मॉडल for the purpose of deciding which options to buy, which options to sell. The same is true in this topic, Introduction to Digital Assets. You can understand when we are talking about digital assets, अपने digital technology का बात कर रहे हैं, digital technology का. और digital technology, the blockchain technology, the distributed ledger technology is obviously a sophisticated computer system. तो जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, ओके, ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है. उन्होंने उसका LOS भी नहीं दी है. दे हैव नॉट गिवन LOS ऑन ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर. दे हैव गिवन द एप्लीकेशंस ऑफ इट, which is very easy to understand. But when they started writing in the core, they've written around 2-3 pages about the infrastructure. And when a student starts reading those 2-3 pages, he will definitely go to sleep. तो कोई भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एसेट्स जब कोर्स से रीड करना स्टार्ट करेगा, तो इन दैट केस दैट्स द बेस्ट, क्या बोलते हैं, माँ का लोरी. इफ यू आर नॉट feeling sleep रात को and you really want something, a sleeping pill, that's a sleeping pill, because it is written in such a sophisticated language that it's just dialogue going on. So there what are they doing? They are trying to give you some hint regarding the technology that powers the network on which all the digital assets are created, stored and transmitted. Okay, the infrastructure, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं. ठीक है, तो वो हिंट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना कि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आता है स्टूडेंट का, और वो सोचता है यार खोल के क्यों नहीं बोल रहे. बिकॉज वो बोलना चाहता है कि खोल के तेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं समझना है, खोल के तेरे को वो डिजिटल एसेट समझना है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है. देयरफॉर वो लोग खोल के नहीं बोल रहे हैं. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर फाइनेंस में, व्हेनेवर इट कम्स टू मैथमेटिक्स, स्टोकेस्टिक कैलकुलस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो लोग खोले बिना बोलेंगे. ओके, दैट वाज द बेस्ट वर्ड, खोले बिना बोलेंगे. तो जो बंदा रियलिस्टिक नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा कि यार आई एम रियली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. Black-Scholes मॉडल को खोल के नहीं बता रहे, बिकॉज खोल के आदमी संभाल भी नहीं पाएगा. ठीक है, there are many people who will claim to come out with a video on blockchain or distributed ledger technology, the YouTubers, but there are very few, I mean to say maybe less than 1%, who actually understand the infrastructure. Do I understand the infrastructure? No, I don't, because I am also not coming from a computer engineering background. ठीक है, तो I also do not understand the distributed ledger technology का infrastructure. Is it clear? मैंने यहां तक जो बोला वो क्लियर है क्या? अभी तक कुछ भी पढ़ाया नहीं है, पर अभी तक ये बताना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को पढ़ते कैसे हैं.
ओके कुछ भी पढ़ाया नहीं है, अभी बताना चाह रहा हूं इस टॉपिक को पढ़ते कैसे हैं, एंड दैट्स द गेम। जो पर्सन इस टॉपिक को पढ़ते कैसे है समझ गया, वो टॉपिक को यूं निकाल लेगा विदाउट फ्रस्ट्रेशन। और जो पर्सन वो एसेंस ही नहीं समझा, वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहेगा बाय लिस्टिंग टू एनीबॉडी ऑन द ग्लोब। सो टुडेज क्लास जो सब्जेक्ट स्लाइड था, सो द सब्जेक्ट स्लाइड अगेन। आज के क्लास का जो सब्जेक्ट स्लाइड है उस पे नीचे मैंने लिखा है हाई लेवल डिस्कशन, आपको दिख रहा होगा। यूजुअली मैं ऐसे लिखता नहीं हूं। आज के क्लास का जो सब्जेक्ट स्लाइड है मैंने उस पे लिखा है हाई लेवल डिस्कशन। हाई लेवल डिस्कशन को हिंदी में बोले ना तो आज के क्लास में हम लोग खोले बिना बोलेंगे, ठीक है, खोले बिना बोलेंगे, पर इस तरह बोलेंगे कि फीलिंग्स आएगा। तो इट्स अ हाई लेवल डिस्कशन। आई डोंट नो द रोड मैप विच आई एम गोइंग टू फॉलो। मेरे पास रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे मैं प्रोसीड करने वाला हूं, बट मेरे को पता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है। तो जब मैं उसको आराम से बोलूंगा विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड अबाउट द ऑथर कि ऑथर ने क्या लिखा है, तो इन दैट केस आपका जो बैकग्राउंड बनेगा वो सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो दैट इज माई इंटेंशन एंड हियर इज वेयर आई बिगिन। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जीएफसी, द सब प्राइम क्राइसिस, द हाउसिंग क्राइसिस, द क्रेडिट क्राइसिस, ओके, वो क्राइसिस यूएस का वो सो कॉल्ड बड़े लोग का नींव हिला दिया। इट shook up the foundation of the US Federal Reserve, of the US government, of the US dollar. The faith that the entire world, I'm not only talking about US people, the faith that the entire world had on US, that was shaken up at its roots. People felt for the first time, okay, कि no, they are not invincible. People lost faith in the US government, in the US Federal Reserve, in the US currency. And similar had been the status in the past of other countries. जितने भी emerging market economies है, frontier nations है, so many sovereign defaults have occurred, haven't they? But US was always considered to be supreme. But there also a shock was created. The so-called Lehman, okay, the so-called Bank of America, they were shaken from its roots. तो जब क्या होता है, जिनको आप भगवान मानते हो, जब उनके ऊपर ही आपको शक हो जाता है कि यार वो भगवान है क्या, इन दैट केस आपका मन क्या बोलता है, छोड़ यार, अपना अपने आप करेंगे, अपने कोई भगवान को नहीं मानेंगे, अपने कोई मंदिर वगैरह नहीं जाएंगे, अपने हिसाब से ही अपना लाइफ कंडक्ट करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड दैट American economy or American society talks about a word called D. D means democracy, and they lecture everybody on democracy. Even India is lectured on democracy every now and then, isn't it? Democracy means freedom, means independence, means there is no central authority which is controlling you. But what is the fact? The fact is that there is a particular government, there is a particular central bank which is said to be independent credibility, but we know it is not independent. It primarily listens to the government, whether वो इंडिया हो, यो यूके हो, या वो यूएस हो, जो भी हो, हर जगह की जो सेंट्रल बैंक है वो प्राइमरली उस गवर्नमेंट का पप्पू है. इट लिसन्स टू द गवर्नमेंट. इट्स अ फैक्ट. वी में प्रिपेयर इन CFA लेवल 1 इकोनॉमिक सेक्शन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंडिपेंडेंस. ओके, we may talk about financial independence, operational independence, but the fact remains ये सब बातें हैं, ठीक है ना? They are just words. The primary thing is that central banks are the driver, okay, जो गाड़ी को चला रहा है, और गवर्नमेंट इज द ओनर जो पीछे बैठा है, और गवर्नमेंट जो है वो जैसे बोलेगा वैसे उनको चलाना पड़ेगा. Why do I say so? Because गवर्नमेंट्स या पॉलिटिशियंस का केवल एक मोटिव है, क्या? हम लोग को वापस से इलेक्ट होना है. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी.
Maybe it has very sanguine objectives about the people, about the country, but वो sanguine objectives होने के लिए भी तो आपको गवर्नमेंट में आना पड़ेगा. तो every government wants to be appointed, and therefore to be appointed they want to become popular. To become popular they want to spend, okay, they want to spend welfareism, they want to spend for the poor, they want to spend for this, they want to appease this, they want to appease on the basis of everything, and therefore they ask central bank to monetize their deficit. Okay, US is having such a massive amount of deficit, okay, right now, and still US dollar is so strong. So in that case इतना ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट कर दिया US फेडरल रिजर्व में, which is true even now when I'm taking this class 2023 के एंड में, you know it all, okay, that there is a great shock on the sustainability of the so-called US dollar. So global financial crisis में ये massively हुआ था, and वहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि यार हम लोग अपना पूरा का पूरा assets इस डॉलर में रख रहे हैं. सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स को लगा, चाइना, इंडिया वगैरह, वी आर कीपिंग ऑल आवर फॉरेक्स रिजर्व्स डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, द सो कॉल्ड टी बिल्स एंड ट्रेजरी सिक्योरिटीज. लोग अपना पूरा वेल्थ डॉलर में डिनोमिनेटेड रख रहे हैं, लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं डॉलर में. क्यों? हम लोग क्यों एक ऐसे करेंसी को अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू बनाएं जो करेंसी इज आफ्टर ऑल कंट्रोल्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट, and they are going to just chapo and chapo and chapo and chapo. They are going to mint it. Normal economics teaches us that if the supply of something just goes on going up, then the thing has to fall. अगर कोई चीज का unlimited supply है तो obviously वो चीज गिरेगा, ठीक है. And therefore people remembered the age-old barter system. यार barter system कितना बढ़िया था. एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते थे. ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम था, और उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड ये सब आया था जहाँ पे गोल्ड या मेटल्स को यूज किया जाता था फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो वहाँ पे तो पीयर टू पीयर होता था. देयर वाज नो रोल ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो काश ऐसा ही दुनिया हो जहाँ पे मेरे को बैंक से डील नहीं करना पड़े. जैसे यूपीआई गिव्स अ फ्रीडम ना, वैसे ही काश एप्स वगैरह हो मेरे फोन पे, और उन एप्स वगैरह से मैं सारा पेमेंट्स कर सकूं, जो सामान खरीदना है खरीद सकूं इन द करेंसी विच आई वांट. ठीक है, तो मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जो वर्ल्ड है वो तो एक बना था, उसके बाद इंसानों ने लकीरें खींच दी. मेरे को अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो इन दैट केस हटाओ वो लकीरों को. ठीक है, तो लेट अस क्रिएट ग्लोबल करेंसीज विच विल बी लिमिटेड सप्लाइड, ओके, विच विल बी माइंड such that they will have a scarcity value. Let us create such a currency which will act as a medium of exchange, as a store of value. You know, I am talking about Bitcoin. I am talking about Bitcoin. So Bitcoin arose in the backdrop of all this. कि एक ऐसा करेंसी बनाते हैं जिसको दुनिया भर में यूज किया जा सकता है, जिसका सप्लाई लिमिटेड होगा. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड, अपने बुक में भी लिखा हुआ है, एज पर द क्रिएटर्स ऑफ बिटकॉइन the total amount of Bitcoin which can be created is 21 million Bitcoins. 21 million Bitcoins create हो सकता है, उसका सप्लाई लिमिटेड है. अब वो अलग बात है, इंसान बदमाश होता है. आई थिंक जब वो नौबत आएगा कि उसका 21 मिलियन तक जाएंगे, उसके पहले ही ये लोग उसको इंक्रीज कर देंगे बिकॉज ऑफ द डिमांड. वी आर चेंजिंग द रेगुलेशंस, यू नो, मैंने अल्टीमेटली जाके वी आर द टेकर्स. Whatever it is, let's not go that much forward. तो 21 मिलियन बिटकॉइंस प्रिंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. एंड ये नहीं कि 21 मिलियन एक बार में मिंट कर दिया, प्रिंट नहीं, यहाँ मिंट बोलते हैं, माइन कर दिया. वो कितना माइन होगा, कितना निकाला जाएगा. होता है ना, ऑयल रिजर्व से तो कैसे ऑयल निकाला जाएगा, कोल रिजर्व से कैसे कोयला निकाला जाएगा. दैट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस, एंड दैट हार्ड प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी, अपॉन एनर्जी. Lots and lots of energy consumption is required to mine bitcoins. So therefore, Bitcoin का mining moving towards 21 million will depend upon the acceptability of Bitcoin. कि Bitcoin कितना ज़्यादा लोग use कर रहे हैं in transactions. कितने countries हैं, like perhaps Ecuador or whatever, you can Google, जिन्होंने Bitcoin को as a medium of exchange accept कर लिया है. यानी जिन्होंने announce कर दिया है
इन आवर कंट्री बिटकॉइन इज अलाउड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो वैसे तो बहुत ही कम कंट्रीज है. तो द क्रिएटर्स ऑफ बिटकॉइन न्यू वेरी वेल वे बैक इन 2008 दैट हम लोग ये जो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, रेगुलेटर्स आर नॉट गोइंग टू अप्रूव इट. Regulators are not going to approve because the one who is sitting on power, okay, will not like to give up his power. ठीक है. तो और पब्लिक को क्या बोलेगा? पब्लिक को बोलेगा लुक, अगर हम लोग अप्रूव कर देते हैं तो आप लोग को चीट किया जाएगा. ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, आप लोग का क्या होगा? ठीक है. सो दैट्स द वे इन विच उन लोग को गुमराह किया जाता है आज तक भी. डू यू रिमेंबर दैट लेक्चर ऑफ माइन? आई डोंट नो, CFA लेवल 1 में वो लेक्चर जाता है क्या अभी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अपने एक मूवी का सीन चलाए थे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर में एक मूवी का सीन चलाए थे. ओके, दैट मूवी का सीन वाज फ्रॉम कौन सा था? मनी नेवर स्लीप्स. ये वाला मूवी था ना, जिसमें देयर वाज दिस कंपनी टेलडार पेपर्स, और टेलडार पेपर्स जो है उसका एक्विजिशन हो रहा था. ओके, हॉस्टाइल टेक ओवर. तो वहां पे जो टेलडार पेपर्स, इट वाज अ ब्लीडिंग कंपनी जिसका लॉसेस पे लॉसेस हो रहा है, शेयर होल्डर्स आर लूजिंग मनी. बट एट द सेम टाइम जो सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे आर फ्लाइंग ऑन जेट्स फॉर मीटिंग्स. ठीक है, दे आर एंजॉइंग लैविश कॉम्पेंसेशन पैकेजेस. एम्प्लॉइज डबल ट्रिपल एम्प्लॉइज को बैठा के खिलाया जा रहा है. ठीक है. तो एंड देन दिस पर्सन comes and he says that greed, for the lack of a better word, is good because ultimately shareholders ने कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया? to make money, and the company is losing money. Are you understanding? So the board of directors and the senior management were telling the shareholders, do not give your shares to this scoundrel. Do not, because he will cut the company into pieces. ठीक है, he will destroy, he will take away jobs. The point is that we talk about shareholders wealth maximization. We don't talk about workers wealth maximization or the management's wealth maximization or the board's wealth maximization. We talk about the shareholders wealth maximization. वैसे let me not divert. So I was trying to say the creators of Bitcoin knew very well कि Bitcoin जो लाएंगे वो countries लोग accept नहीं करने वाले. You know very well China has outrightly banned cryptocurrencies. Even Pakistan उसका भाई. India has its own story since demonetization में one of the major reasons that was given in demonetization was कि उसके कारण criminals लोग यूज कर रहे हैं. ओके, मनी लॉन्ड्रिंग में, क्राइम फंडिंग एंड ऑल दैट हो रहा है, टेररिज्म फंडिंग. So it was found that Bitcoin, given its construct, it has also been used by those perpetrators of terror. ठीक है, so India had to be very safe. बैन तो नहीं किया, but at the same time high taxation regime and all that लाया. Anyways, the point is that Bitcoin के creators जानते थे कि रेगुलेटर्स लोग इसको अलाउ नहीं करने वाले हैं. However, ये जो पूरा बैकग्राउंड मैंने दिया बिटकॉइन क्यों आया, वो बैकग्राउंड जेन जी को अपील करेगा. जेन जी को अपील करेगा वो बैकग्राउंड, बिकॉज जेन जी वांट्स इंडिपेंडेंस, दे वांट डेमोक्रेसी इन द ट्रूएस्ट सेंस. We don't want banks. We don't want to transact with the help of ICICI Bank or HDFC Bank. I just want an app. I want to transact my own. मेरे को किसको अपना पैसा लोन देना है वो मैं डिसाइड करूंगा. वो ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, PNB डिसाइड नहीं करेगा मेरे को किसको लोन देना है. कौन से करेंसी में लोन देना है हम डिसाइड करेंगे. क्या ब्याज पे लोन देना है हम डिसाइड करेंगे. एंड देयरफॉर डी एप्स क्रिएट हो गए, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी ऐसा एप्लीकेशन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है. ठीक है, एंड द होल वर्ल्ड इन विच डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस आर देयर इज कॉल्ड DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. इट्स लाइक अ मॉल, इट्स लाइक अ डिजिटल मॉल जिसमें डिजिटल एप्स है, और वो डिजिटल एप्स में वी आर क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स. ओके, यू आर क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स with the help of which you can store value, you can transfer value, you can transact freely without intermediaries at the speed of light, okay, with the lowest transaction cost and so on and so forth. ठीक है, I think the price of Bitcoin in 2010 was 1 Bitcoin equal to 5 cents. 1 Bitcoin equal to 5 cents, one is $0.05.
and the price of Bitcoin now is around $42,000. You can put on the calci and calculate the I by Y. 0.05 plus minus PV, 42,000 FV, 2010 से लेके 2023 14 साल 14N CPT I by Y. Yes please. 0.05 plus minus PV, 42,000 FV, जहां आपने खड़े 2023 के एंड में 14N CPT I by Y. The calculator won't be able to samalify the returns. What is the return? Okay, the return is coming to 164%. The return is coming to 164%. In fact, since youngsters definitely follow karte hai, Bitcoin had reached the level of $65,000 type in 2020. 20 or 21 mein, it had reached $65,000. 2020-21 mein, it had reached $65,000 thanks to the biggest YouTuber in the history of this planet. Who is it? The biggest YouTuber, the biggest social media maverick in the history of human civilization. Who is it? The biggest popularity context ka winner in the history of human civilization. Who is it? Elon Musk. He's the biggest YouTuber. He's the biggest social media expert. कितना कमीना इंसान है कि 2020 में अचानक से अनाउंसमेंट आता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है कि टेस्ला हैज इन्वेस्टेड $1.5 billion in Bitcoin and Tesla is thinking about allowing Bitcoins to its customers to purchase cars. Think, 2020 पे ट्वीट मारता है. You are very well aware that ये ट्वीट मारने के पहले वो कितना ज़्यादा बिटकॉइंस $1.5 billion तो बोला इन्वेस्ट किए हैं, कर दिए हैं, और उसके अलावा विदाउट अनाउंस किए हुए इनडायरेक्टली कितना $1 billion बिटकॉइन कॉर्नर कर लिया होगा. कितना $1 billion का बिटकॉइन कॉर्नर कर लिया होगा उसने. ठीक है, तो अपने जो फ्रंट रनिंग का बात करते हैं, फ्रंट रनिंग का जो पंप एंड डंप का बात करते हैं, पंप एंड डंप जो कि इलीगल एक्टिविटी है. अगर आप में से किसी ने एथिक्स पढ़ा है तो एथिक्स का जो स्टैंडर्ड नंबर 1 है, स्टैंडर्ड नंबर 1, उसी में वी टॉक अबाउट मार्केट मैनिपुलेशन. और मार्केट मैनिपुलेशन में वी टॉक अबाउट पंप एंड डंप. यू कांट पंप अ स्टॉक एंड देन डंप इट, इट्स इलीगल. बट सिंस द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल एसेट्स इज नॉट रेगुलेटेड, देयरफॉर पंपिंग एंड डंपिंग इज अलाउड, इनसाइडर ट्रेडिंग इज अलाउड, चेचा चेची इज अलाउड. समझ रहे हो? तो उसने 2020 में अनाउंस किया कि $1.5 billion टेस्ला इन्वेस्ट कर रहा है. एंड टेस्ला अपने गाड़ियों को टेस्ला अपने कार्स को सेल करने का सोच रहा है बिटकॉइंस के थ्रू. बोला बिटकॉइंस पे आप पेमेंट कर सकते हो. हम लोग ऐसा सोच रहे हैं. ठीक है ना. 2021 में ये जो कुकुर है, KUR कुकुर, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कुकुर, ये कुकुर अनाउंस करता है 2021 में नहीं, हमने देखा है कि ये बिटकॉइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है. एंड देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड नॉट टू परस्यू, मतलब बिटकॉइंस के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं लगाएंगे. एंड उसके पहले $1.5 billion बेच दिया. जैसे ही वो बोला वैसे ही बिटकॉइन का दाम गिरा. व्हाट इज दिस? पंप एंड डंप. किसी को पंप एंड डंप समझ में नहीं आ रहा ना एथिक्स में? दिस इज पंप एंड डंप. आई थिंक करीब 4 महीना पहले अरशद वारशी एंड सम अदर्स वे चार्ज्ड बाय सेबी फॉर पंप एंड डंप. यू कैन चेक ऑन सोशल मीडिया. अरशद वारशी जो एक्टर है ना, उसको सेबी ने चार्ज किया था फॉर पंप एंड डंप. All the regulations of SEBI on against the finfluencers is because of pump and dump. Because if I am a finfluencer, if I have a following of 15 lakh, 20 lakh subscribers and I talk about a stock and you all really follow me, then in that case obviously many of you will buy. And suppose it's a small cap stock with low floating stock. So if you buy, the stock will go up. मैं उसको पहले से buy करके रखा हूँ, उसके बाद I will sell.
ठीक है, तो दैट इज वाई सेबी हैज बीन अगेंस्ट द फिनफ्लुएंसर्स, बट देयर इज नो सच सेबी, देयर इज नो सच एसईसी, ओके, व्हेन इट कम्स टू द अरीना ऑफ डिजिटल एसेट्स, सो बिकॉज ऑफ विच ही वॉज एबल टू डू। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से 2021 के बाद 2022 में क्या अनाउंस करता है, बिटकॉइन के बजाय जो लिट कॉइन है, मैं मन से बोल रहा हूं, मे बी लिट कॉइन या कुछ और कॉइन होगा, सिट कॉइन होगा, बेस्ट है। जो शिट कॉइन है, वो शिट कॉइन में कमती एनर्जी कंज्यूम होता है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग वो शिट कॉइन यूज करेंगे। इनफैक्ट याद आ गया डोजी कॉइन, ओके, ही सेड अबाउट डोजी कॉइन। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन, बोलता है बिटकॉइन के बजाय जो डोजी कॉइन है, विच इज अ मेम कॉइन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, उसके अंदर कमती एनर्जी कंज्यूम होता है। हमने ड्यू डिलिजेंस किया है, देखो हम लोग वो यूज करेंगे, और डोजी कॉइन का भाव बढ़ा दिया। खेलो इंडिया खेलो का प्राइम एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग्स फॉर स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस। आप लोग सबके लिए दो तरह का लर्निंग्स है। पहली बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा जो डिजिटल एसेट्स है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज हियर टू स्टे। You like it, you don't like it, digital assets like artificial intelligence is going to become astronomical in the next 5 to 10 years. इसका मतलब your future. जिसी को भी genuine interest digital assets में आए पढ़ने के बाद, उसको और अलग से digital assets के ऊपर जो भी literature या book मिले, उसको वो reading करना चालू कर सकता है, especially from the application side. Don't try to become a computer engineer. Don't do that. तुम सोचोगे मैं देखूँ coding कैसे होता है. No, don't get into areas which are not your domain strength, ठीक है, but specialization आप digital assets में करना चालू कर सकते हो, ठीक है, you can do that separately, okay. I'm not aware, yesterday I went to that movie 12th fail, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट मिला था जो बैंगलोर या हैदराबाद में काम कर रहा है, वो CFA FR में कंप्लीट हो गया, and he was saying that he joined सर्टिफिकेट इन क्वांट फाइनेंस CQF। तो CQF में वेदर वो डिजिटल एसेट्स वाला पोर्शन ब्लॉकचेन जोर से है क्या, मेरे को पता नहीं है। मेरे वर्ड बोलने से ज्वाइन मत कर लेना, 10-12 लाख रुपया लग जाएगा, और 10-12 लाख रुपया क्या होता है आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना। सो प्लीज डू नॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जो भी बुक्स कोई मिलता है जहाँ पे आप डिजिटल एसेट्स के बारे में और जान सकते हो, अगर आपको लगता है अंदर से फीलिंग आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ना, बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक अ करियर, सॉलिड करियर, ओके, इट्स गोइंग टू मेक अ सॉलिड करियर। कैलाश इज सेइंग सर आई हैव अ वॉलेट इन बाइनेंस, तो बाइनेंस में कैलाश का वॉलेट है, ओके, वे बॉट सम BTC फ्रैक्शनल, ऑब्वियस है। सो कैलाश इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स who is saying that he is holding fractional bitcoins in his wallet on Binance. बहुत अच्छा है कैलाश। When I'll be teaching more deeply, not the big picture, अभी तो big picture चल रहा है, तो मैं आपका एग्जाम्पल लेके, आपने जो Binance में वॉलेट लिया है और वो वॉलेट में जो पब्लिक की है, प्राइवेट की है, कैसे यूज होता है वगैरह वगैरह, तो मेरे को बहुत हेल्प मिलेगा, बिकॉज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज सेइंग दैट, तो इट बिकम्स वेरी रिलेटेबल, ठीक है ना। ओके, गिव मी जस्ट 2 minutes, में थोड़ा सांस ले लेता हूं, ऐसे भी गला बैठा हुआ है। अथर्व इज सेइंग आई हैव इन द DeFi, आई हैव इन द DeFi, DeFi तो पूरा एक वो है, इट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, द मार्केट प्लेस वेयर डिजिटल एप्लीकेशंस आर मेड। तो आई हैव इन द DeFi, आई डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, whatever, so you may also be there. Do not anybody mistake this thing to mean that मैं बोलना चाह रहा हूं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दे, नेक्स्ट 5 साल में डबल ट्रिपल या 164% रिटर्न हो जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने ये बोला कि मेरे को लगता है ये पूरा एरिया जो है ये एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ेगा, बिटकॉइन बढ़ेगा ऐसा नहीं बोला। ये एरिया डिजिटल एसेट्स का बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा। इट प्रेजेंट्स अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। Okay, when we study alternate investments, so real estate, hedge funds, commodities, तो in that case इसके अंदर digital assets is going to be a very big asset class,
एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बिकम अ फंड मैनेजर ऑफ दैट एसेट क्लास, ये मैं बोल रहा था, ठीक है। तो आई वॉज नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट यू शुड इन्वेस्ट इन बिटकॉइन एट ऑल। सर क्या आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है? नो, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन बिटकॉइंस। सर आपने बिटकॉइन में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? बिकॉज जो चीज़ मेरे को आता है बढ़िया से, द डेरिवेटिव, द ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, वो करके मैं अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉट 164% पर एनम, बट डिसेंट इनफ विच आई कैन डू इट विथ सर्टेनिटी, ठीक है। एट माई लेवल आई नो द रिस्क आर कंट्रोल्ड, प्लस सब मल्टी बैगर स्टॉक्स जो ढूंढता हूँ उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। तो वाई शुड आई गो इन टू एन एरिया जो मैंने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं की है। आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास कि मेरे को एग्जैक्टली रोड मैप पता नहीं आज के क्लास का, बट आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि वो एक सबकॉन्शियस मेमोरी होता है ना, उसके अंदर डिस्कशन के थ्रू इतना जोर से ये टॉपिक बैठ जाए, ठीक है ना, विदाउट थ्रोइंग टर्मिनोलॉजी एट यू, बिकॉज व्हाट इज देयर इन द कोर, कोर में केवल डेफिनेशंस 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 है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, परमिशनलेस नेटवर्क क्या होता है, परमिशन नेटवर्क क्या होता है, कंसेंसस प्रोटोकॉल, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, बिटकॉइंस, इथेरियम, स्टेबल कॉइंस, मेम कॉइंस, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स, एसेट बैक टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स, गवर्नेंस टोकन्स, DeFi versus TradFi, digital assets versus traditional assets, sources of risk and return in digital assets, how do we directly or indirectly invest in digital assets, wallet, centralized exchanges, decentralized exchanges, public key, private key, इतना सारा टर्मिनोलॉजी दे रखा है कोर में कि एक बार तो व्यक्ति ओवरवेल्म्ड हो जाता है। A person gets overwhelmed as a result of so many terminology. And typically everybody who will be teaching, I don't know, but I'm sure, because मेरे को पता है ये लोग का जो PPT स्टाइल होता है पढ़ाने का, तो there will be a PPT running, या तो हाथ से लिखा हुआ नोट्स या फिर कोर या स्क्वाइजे या whatever, एंड उसके बाद जाके you know इंग्लिश में बोल के, okay, so you can go through it, you'll understand. Okay, it's more or less like this. It's not important. It's all definition oriented. Okay, you just go through it once, practice the questions, and you are through. This will be the way in which people would be covering up the topic in just 1 hour or maximum 1.5 hours. ठीक है, ये स्टेटस है। उससे डबल फ्रस्ट्रेशन होगा। नंबर 1 तो एग्जाम के लिए होगा ही, नंबर 2 टॉपिक में जो आपका करियर बन सकता था वो भी आप कभी जिंदगी बनाना नहीं चाहोगे। यू विल हेट द टॉपिक। तो वो तो नहीं करे अपने, कम से कम कुछ तो इज्जत दे दे, ठीक है। सो डिस्क्लेमर, यू आर बीइंग टॉट डिजिटल एसेट्स बाय अ पर्सन who is not a computer engineer, who doesn't understand coding wise the infrastructure, and who has not invested in digital assets himself. Okay, this is the disclaimer. But I am a co-teacher, that I know very well, और मेरे को बहुत ज़्यादा खोल के पढ़ाना आता है, ठीक है, वो मैं ट्राई करूँगा to ensure that you get a very, very good understanding. Okay, let's continue. Now, ये जो एक बार एक एनालॉजी लेता हूं। जब आप लोग SSCI में कोई कोर्स बाई करते हो, सपोज आप CFA लेवल 2 का कोर्स बाई कर रहे हो आफ्टर क्लियरिंग इन Feb, तो यू गो टू द SSCI वेबसाइट, वहां जाके आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद शायद आपके पास मेल आता है, मैं शायद बोला बिकॉज आई एम नॉट टू मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेसेस विच इज अनफॉर्चुनेट, बट आई एम नॉट। तो आपके पास मेल आता है कि थैंक्स एंड ऑल दैट। हम लोग की तरफ से जो पर्सन्स बैठे हैं जो एक्टिवेट करते हैं कोर्स आपका, उनके पास इंटीमेशन जाता है
जो बुक्स छापता है उसको इंटीमेशन जाता है कि बुक्स भेजना है, आपको बुक्स मिलता है, आपको कुछ ड्राइव का वो मिलता है जिसमें कुछ सॉफ्ट कॉपी रहेगा नोट्स का वगैरह, ठीक है, और आपको एक्टिवेशन मिलता है, फिर आपको स्टाफ से इन्वॉल्व होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओ सॉरी आपको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ना मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो पूरा का पूरा वर्क है इसको ऑटोमेट करना है, इस पूरे के पूरे वर्क को अगर ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट यानी कि जैसे ही आपने क्लिक किया पेमेंट हो गया, वैसे ही काश हमारे पास ये चीज जो हैंडल है ना वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते। ऑटोमेट करने का मतलब हुआ काश हमारे एंड में ये सारा चीज ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते, लाइक सौम्य होम यू नो, तो काश वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ऑटोमेट हो जाता, ठीक है ना। जैसे मैंने खराब एग्जांपल लिया, आई थिंक बेटर एग्जांपल है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग तो ऐसे भी आपको आइडिया जानना जरूरी है, जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हो कि कभी भी अगर फ्यूचर्स प्राइस इज ग्रेटर देन द स्टॉक प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो इन दैट केस फ्यूचर्स ओवर प्राइस्ड है, तो फ्यूचर्स को सेल करना है, स्टॉक को बाई करना है। तो आपने एक एल्गो फिट कर दिया, तो एल्गो क्या कर रहा है, जितने भी स्टॉक्स है जिनमें एफ एंड ओ है उस पर जा जाके चेक कर रहा है कि एफ बिड फ्यूचर्स का जो बिड रेट है इज इट ग्रेटर देन एस आस्क जो स्पॉट का आस्क रेट है प्लस ब्याज। अगर यस तो तुरंत वो सौदा मार दे रहे, एफ सेल तो इसलिए बिड बोला, एस बाय, ठीक है, और पैसा बोरो। जस्ट आइडिया दे रहा हूं, और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी कि द डिटेक्शन ऑफ द ट्रेड इज डन ऑटोमेटिकली। अपने कैलसी लेके बैठे नहीं, चल चेक करते इसमें है क्या, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड इज ऑल्सो हैपनिंग ऑटोमेटिकली। दैट इज वॉट एल्गो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। द डिटेक्शन एंड द एग्जीक्यूशन आर बोथ डन ऑटोमेटिकली। इसका मतलब एक लॉजिक फीडेड है प्रोग्राम में, और उस लॉजिक से प्रोग्राम सेल्फ रन कर रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स वी विल स्टडी इन CFA लेवल 2 एंड लेवल 3 दैट बहुत सारे ऐसे एल्गो सॉफ्टवेयर्स मिलियंस एंड बिलियंस का लॉसेस भी किए हैं, दे मैल फंक्शनड बिकॉज उनमें कुछ ना कुछ लूप होल था। द क्रिएटर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर हैड नॉट डन अ थरो ड्यू डिलिजेंस ऑफ द सेम, वो बात की बात है। तो वैसे ही अब एग्जाम्पल सुनना, माइक्रोसॉफ्ट जो है, प्लीज रिप्लाई, माइक्रोसॉफ्ट उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का आगे जाके सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का करीब 2-4 सालों से बहुत बातचीत चल रहा है? 2-4 सालों से माइक्रोसॉफ्ट का जो बहुत ज्यादा बातचीत चल रहा है, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ओके, चैट जीपीटी में जो इन्वेस्ट किए। एंड व्हाट अबाउट फेसबुक? ओके, नो इश्यूज। व्हाट अबाउट फेसबुक? व्हाट अबाउट फेसबुक? फेसबुक का बताओ, मार्क जकरबर्ग, व्हाट इज ही बेटिंग ऑन? यस प्लीज। मेटा, मेटावर्स। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली आइडिया है मेटावर्स का। इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, ओके, और डिजिटल वर्ल्ड में आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो, जगह खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, करेक्ट है। फेसबुक का बात कर रहा हूं, सब जन अवेयर है। लेट्स इमेजिन अपने 5 साल बाद खड़े हैं, आज से 5 साल बाद खड़े हैं, एंड मेटावर्स हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर। Metaverse has become extremely popular. Okay, Meta has become extremely popular. Now, तुम्हारे पास एक ब्यूटिफुल पेंटिंग है, तुम्हारे पास एक ब्यूटिफुल पेंटिंग है, ओके, वो ब्यूटिफुल पेंटिंग जो है तुम उसका राइट्स बेचना चाहते हो इन द मेटा वर्ल्ड। उस ब्यूटिफुल पेंटिंग का राइट बेचना चाहते हो इन द मेटा वर्ल्ड। तो इन दैट केस तुमने क्या किया, तुम D5 में गया। D5 मतलब सोचो एक मॉल में गया, जैसे
होता है ना, फोरम मॉल, ठीक है, क्वेस्ट मॉल, डीएलएफ मॉल। तो वैसे तो मैं एक मॉल में गया, ऑफ कोर्स नॉट अ फिजिकल मॉल, अ डिजिटल मॉल। और उस डिजिटल मॉल में डिजिटल ऐप स्टोर से अलग अलग ऐप्स वाले हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं आप जैसे बंदों को। तो आप गए, आपने बोला ये पेंटिंग है मेरे पास, मैं इस पेंटिंग का जो राइट्स है ना, वो राइट्स का डिजिटल एसेट क्रिएट करना चाहता हूं। मैं इस पेंटिंग का जो राइट्स है उसका डिजिटल एसेट्स क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है। तो वो जो डिजिटल एसेट्स क्रिएट होगा, दैट बिकम्स अ नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। वो जो डिजिटल टोकन क्रिएट होगा, वो डिजिटल एसेट, दैट्स अ नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। ओके, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। सो अकॉर्डिंगली वो जो पिक्चर है, पेंटिंग, उसका स्कैन करके इमेज या जो भी है वो अपलोड हो जाएगा, और जिस किसी को पसंद आएगा वो अकॉर्डिंगली वो टोकन बाई कर सकता है उस ऐप के थ्रू। वो टोकन बाई कर सकता है उस ऐप के थ्रू, और अगर उसने टोकन बाई कर लिया तो इन दैट केस ही गेट्स द राइट टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर पेंटिंग इन द मेटावर्स वर्ल्ड इन हिज प्रॉपर्टी। जो मेटा वर्ल्ड में उसने प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसके वॉल पे हैंग करेगा, उसके वॉल पे हैंग करेगा। गॉट इट क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? वॉज आई कम्युनिकेटिव? बिकॉज आई एम टीचिंग समथिंग जिसमें मेरा एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं है। आई एम टीचिंग समथिंग जिसमें मेरा एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं है। बट मनुष्य, ह्यूमन बींग्स का ये कैपेसिटी है that they don't have to experience everything for the purpose of understanding it. They do not have to experience everything for the purpose of understanding it. ठीक है? तो okay, and especially a teacher is required to be doing that. So वो जो पेंटिंग है उसका जो डिजिटल राइट है, टोकन, वो टोकन का ट्रेडिंग चल रहा है ऑन द डिजिटल ऐप, डी ऐप। समझ रहे हो? और वो सेल भी कर सकते हैं आप, बिकॉज इतना नाम हो गया, इतना हवा फैला दिया उसका, यार 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 यार, सोशल मीडिया में है ही ना यूट्यूबर्स। तो इन दैट केस उस टोकन का वैल्यू 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो गया है। आपने बेच दिया किसी और को, किसी ने बेच दिया उसको, और उसके मेटावर्स वर्ल्ड में वो पेंटिंग रहेगा। समझ गए? ओके। सो इससे क्या होता है, अंदर में, डीप अंदर, माने आदमी एकदम अंदर कुरेद के देखे ना, तो जो सरप्राइज होता है लोगों को कि फर्स्ट ट्वीट, फर्स्ट सिग्नेचर, कोई इमोजी, ठीक है, कोई पेंटिंग, उसका दाम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे हो सकता है? अपने लोग जो इंडियंस हैं, जो लोग सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं सीएफए में, और मैं बोलता हूं यस वी शुड, बिकॉज वी आर अ लो पर कैपिटा इनकम। अपने को तो भाई कोई हालत में बर्दाश्त नहीं होता कि एटा की, इज इट नॉट? कि छोटे से पेंटिंग, एक छोटे से सिग्नेचर का दाम मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे ट्रेड हो रहा है। वी जस्ट फील सरप्राइज्ड। मेम कॉइन्स, एंटरटेनमेंट के लिए कॉइन्स बन गए और उसका वैल्यू जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ओके, सो अंदर ही अंदर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, फिर सोचता है क्या यार एग्जाम के लिए क्या है, क्वेश्चंस करते हैं ना, फिर देखता है क्वेश्चंस हो जा रहा है रीड करने से, बिकॉज क्वेश्चंस तो हूबहू वैसा ही दिया हुआ है जैसा राइटअप है, और जब वो हो जा रहा है तो लगता है हाँ समझ में आ ही गया था। ये चीज स्क्वाइजर का खासियत है। जो लोग भी स्क्वाइजर से पढ़ते हैं ना लेवल 1 में, वो लोग स्क्वाइजर का चैप्टर पढ़ते हैं, एंड सपोज दे हैव नो नॉलेज अबाउट द चैप्टर, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, वो चैप्टर पढ़े, 4-6 पेज में कंप्लीट हो गया, फिर लगा पर समझ में नहीं आया यार। अब मैं किसका बात कर रहा हूँ? जिन लोग को उस चैप्टर के नॉलेज का आइडिया नहीं है। ओके, जैसे तैसे फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ लिए, फिर जब क्वेश्चंस किए चैप्टर के एंड का, सारा क्वेश्चंस हो रहा है, नहीं यार समझ में आ गया था, तो वो समझ एक अलग लेवल का समझ है। फिर लेवल 2 में फटता है, फिर लेवल 3 में खुलता है। समझ गए? हाँ, जो बंदा को नॉलेज है, सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ओके, या फिर सीए फाइनल स्टूडेंट हो, आपको एफएसए बढ़िया से आता है, मैंने अकाउंट्स आता है, तो आपने एफएसए स्क्वाइजर से कर लिया, दैट्स ओके। क्वेश्चंस के दम पे बाय डूइंग द कैंडिडेट रिसोर्सेज मोर और लेस आप ठीक निकाल लोगे, ठीक है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो बोलता है मैं एफएसए स्क्वाइजर से करूंगा, तो उसका वही हाल होगा। तो आई मीन टू से वो जो हाल है ना, वो अपना होता है व्हेन definitions and definitions are given, we don't understand paintings के अगेंस्ट पे डिजिटल टोकन्स, एंड वी थिंक दैट छोड़ना ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक ही है, दैट वे।
Atharva is saying, sir, there is a YouTube channel, Whiteboard Crypto, who explains very great about these topics. Very good. तो Atharva is helping us all कि जिसके पास समय है और हो सकता है छोटा वीडियोस भी हो. व्हाइट बोर्ड क्रिप्टो, मेरे को पता नहीं इसके बारे में. व्हाइट बोर्ड क्रिप्टो, वो बोल रहा है दैट एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली अबाउट दीज टॉपिक्स. दैट्स वंडरफुल. ठीक है. ऑफ कोर्स दे विल एक्सप्लेन इन दैट इंग्लिश का टोन. ठीक है. आई होप आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग अ वेरी बैड जॉब. अथर्व प्रदीप सर्वे, इन केस यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन व्हाइट बोर्ड, वो लोग बड्डे लोग हैं. आई होप आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग अ वेरी बैड जॉब. सो आपको थोड़ा सा NFTs का आइडिया हो गया, नॉन फंजिबल टोकन्स. तभी तो इन्होंने टॉपिक का नाम दिया है डिजिटल ओनरशिप ऑफ नॉन डिजिटल एसेट्स. टॉपिक का नाम दिया है डिजिटल ओनरशिप ऑफ नॉन डिजिटल एसेट्स. समझे? डिजिटल ओनरशिप ऑफ नॉन डिजिटल एसेट्स. अ पेंटिंग इज अ फिजिकल पेंटिंग, इट्स नॉट अ डिजिटल एसेट. उसको आप डिजिटली ओन कर सकते हो थ्रू टोकन्स. ठीक है ना? ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वंस अगेन गो बैक टू 2008-10. तो वहां पे पहला क्रिप्टो करेंसी, पहला डिजिटल एसेट दुनिया में बना बिटकॉइन. ठीक है ना? दुनिया में पहला डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बना. ये जो बिटकॉइन है, इसको बाई करने से देयर आर नो फ्यूचर कैश फ्लोज. So can we apply standard DCF to find out the value of the Bitcoin? क्या बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है? मेरा खुद का, मैंने करीब 2021 में एक वीडियो निकाला था बिटकॉइन के ऊपर 5 मिनट का. ठीक है. बट वी आर नॉट यूट्यूबर्स ना, एंड वी डोंट मार्केट, तो क्या पता किसने देखा होगा वो वीडियो. सो आई मीन टू से बिटकॉइंस का, क्रिप्टो करेंसी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल नहीं सकते, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. इट हैज नो स्टैंडर्ड प्राइसिंग मॉडल. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मूड्स of people like Elon Musk. Its value depends upon the moods of regulators, which means suppose Turkey announces Bitcoin is a legal tender, announce कर भी देना चाहिए. तुर्की में जिस तरह से इन्फ्लेशन होता है और करेंसी का बेइज्जती है, तो तुर्की should announce that Bitcoin is a legal tender in their country. So if Turkey announces that Bitcoin is a legal tender, obviously legal tender का जो Bitcoin का जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगा. तुर्की के अनाउंस करते डबल, मैंने शर्मा के बोला, क्या पता ट्रिपल चौबल हो जाए. इट्स अ बिग कंट्री. और वो सब जो कोस्टारिका वगैरह में तो क्या पता अभी होगा ही, फॉर्मली या इनफॉर्मली. सो बिटकॉइन का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 इट्स एंडोर्समेंट बाय सेलिब्रिटीज, regulations surrounding the same, its acceptability, taxation. It depends upon whether we are in a risk on environment or risk off environment. ये वर्ड समझ में आता है क्या आपको? रिस्क ऑन एनवायरमेंट, रिस्क ऑफ एनवायरमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में. इट डिपेंड्स अपॉन वेदर वी आर इन अ रिस्क ऑन एनवायरमेंट और रिस्क ऑफ एनवायरमेंट. रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ एनवायरमेंट. Risk on environment means that risk appetite is very high. People are willing to take risk. People are in that mood. The markets are scaling up. Okay, the equity markets are really scaling up. Real estate market, equity markets, all are in a boom. That's called risk on environment. Small cap stocks are doing well. Okay, the high yield bonds are doing well. That's called a risk on environment. RM minus RF has come down. Risk on environment. Risk of environment मतलब people have become extremely risk averse. फट्टू, crisis situation चल रहा है. Equity markets down है, small cap तो और down है.
तो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली बिटकॉइन का तो रिस्क इवन द स्मॉल कैप स्टॉक से भी ज्यादा है, द स्मॉल और द माइक्रो कैप स्टॉक से भी ज्यादा है. इट इज द बाप ऑफ अदानी, इट इज द बाप और द सुपर बाप ऑफ अदानी. ओके, अदानी के स्टॉक्स का सुपर बाप है. तो इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल, it is very very volatile, okay, because it doesn't have a standard pricing model. Its supply is fixed. So if the demand, the frenzy rises, if some celebrities talk positive about it, if some regulators talk positive about it, in that case obviously the price flees up. Okay, plus any sort of activity is allowed in the Bitcoin space, pump and dump, everything is allowed. So because of which बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है. बिटकॉइन इज नोन एज मिलेनियल गोल्ड. बिटकॉइन इज नोन एज द मिलेनियल गोल्ड. व्हाई? बिकॉज सिंस इसका सप्लाई फिक्स्ड है 21 मिलियन, तो इफ द ट्रेंड रियली पिक्स अप मोर एंड मोर इन द नेक्स्ट 5 years, ऑब्वियसली डिमांड विल राइज एंड बिटकॉइन का प्राइस विल राइज. कितना बज गया? 1 hour. व्हाट इज द टाइम? थोड़ा सा पता नहीं क्यों एग्जॉशन लग रहा है. 5:54. एग्जॉशन भी लग रहा है और गला ही बैठा हुआ है और लग रहा है कि अगर और टानता हूं तो शायद उतना बढ़िया नहीं निकलेगा. एंड एक एक चीज बढ़िया से बताना जरूरी है. आज के क्लास में क्या कवर किए? आज के क्लास में वी हैव जस्ट कवर्ड the fact that the background with which digital assets started. I was able to explain Meta ke through a very nice example of non-fungible tokens without defining it. ठीक है? तो we spoke a lot about bitcoins and all that. Kailash said that he's invested in bitcoin through the Binance, जहाँ पे उसका wallet है. कुछ टर्मिनोलॉजी का बात की है पर एक्सप्लेन नहीं की है. It will take टाइम टू एक्सप्लेन द सेम. ओके, कल शाम को फिर से मिलते हैं 5 बजे सेम टाइम. मेरा पॉसिबिलिटी था कि ये क्लास को मैं लाइव नहीं लूं बिकॉज इस तरह का टॉपिक सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से कराना बेस्ट रहता है. सारा दुनिया वही करता है. बट आई रियली वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ कि काश इस टॉपिक को बढ़िया से कराए जिससे स्टूडेंट को याद रहे कि यस घुस गया था. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट. चलिए, बाय बाय.